झारखंड में 6 मई को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से पहली रेड डाली गई, जिसके बाद पूजा सिंघल, उनके पतिदेव अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार का नाम प्रमुखता के साथ आया। 6 तारीख के रेड के बाद लगातार पूछताछ, लगातार इंटरोगेशन का जो काम है वो चल रहा है। फिलहाल जो पूजा सिंघल हैं वो ईडी की रिमांड पर हैं। लेकिन बड़ा और अहम सवाल यह है कि झारखंड गठन से लेकर अब तक जिस तरह से राज्य में करप्शन, भ्रष्टाचार को लेकर बोलबाला रहा है, उससे कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस करते हैं। इस ताज़ा प्रकरण के बाद एक बार फिर से ये समझ में आने लगा है कि झारखंड में अब जो करप्शन का, भ्रष्टाचार का जो स्तर है वो बदला है और इसमें जो अब बड़े बाबू हैं, सरकारी बाबू हैं, वो इसमें खुलकर भूमिका निभाने लगे हैं। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षाविद प्रोफेसर रमेश शरण सर। रमेश जी, चूंकि झारखंड का गठन इस बुनियाद पर हुआ कि जो यहाँ पर खनिज संपदाओं की प्रचुरता थी, लगा कि इसका लाभ यहाँ के स्थानीय मूलवासियों, आदिवासियों और यहाँ के बाशिंदों को मिलेगा। वो तो नहीं हुआ, लेकिन जो ये हुआ, जिनके पास अथॉरिटी थी, अधिकार था, वो इसका मिसयूज करके कुछ संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं। ताज़ा प्रकरण पूजा सिंघल को लेकर है, उनके पतिदेव को लेकर के है, सीए को लेकर के। आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ जो खनिज पदार्थों का लूट, माफियागिरी, इलीगल माइनिंग, ये झारखंड बनने के पहले ही होता था। झारखंड बनने के बाद क्या हुआ कि नेचर इन द सेंस कि जो लोग कर रहे थे उनके स्वभाव में परिवर्तन हुआ, दूसरे लोग आ गए और जो मूल लोग थे, अभी भी देखिए पूरा धनबाद का जो माफियागिरी है, कोयले का, जिस तरह से कोयले का इलीगल चल रहा है वो, या माइनिंग इलीगल जो चल रही है, वो झारखंड बनने के पहले से है। इसी तरह से मनरेगा आने के बाद भी कई चीज़ें हुई और अभी भी देखिए मनरेगा में जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। सोशल ऑडिट जो होना चाहिए, इतनी मजबूती है, सोशल ऑडिट को कमज़ोर करने की बात हो रही है, जिससे कि ये चीज़ें जो सामने आती थी वो सामने नहीं आ सके हाल के वर्षों में। तो ये कोई नई बात नहीं है। झारखंड बनने के बाद इसमें परिवर्तन होना चाहिए था, लेकिन अगर मूल रूप से देखिए तो जो जहाँ भी माइनिंग है पूरी दुनिया में, जहाँ भी मिनरल है, वहाँ इस तरह की चीज़ें हैं। आप देखे होंगे कर्नाटका में इस तरह का घोटाला, या दूसरे राज्यों में, गोवा में इतना बड़ा घोटाला। तो ये तो होगा क्योंकि माइनिंग लोगों के हाथ में नहीं है, माइनिंग कुछ लोगों के हाथ में है और माइनिंग इलीगलिटी चलती है। तो जो लोगों को मिल रहा है वो इस प्रकरण में ईडी का चल रहा है और माइनिंग में अगर पकड़ा जाए और जो इलीगल माइनिंग है उसको रोका जा सके तो बहुत बड़ी चीज़ होगी कि उससे पर्यावरण नष्ट हुआ है और उससे सबसे बड़ा चीज़ है कि झारखंड नष्ट हुआ है। झारखंड का इमेज, वो मधु कोड़ा की सरकार से लेकर आगे तक इस तरह का हुआ है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक लंबे इतिहास में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। चेहरे बदल गए हैं, नाम बदल गया है, लेकिन प्रक्रियाएं वही हैं, प्रक्रिया वही चल रही है। सर, हम लोग मान के चलते थे कि जो बच्चे कमीशन की तैयारी करते हैं, उससे अगर कॉमन सवाल पूछें तो क्यों आना चाहते हैं, तो कि हम सर्व करना चाहते हैं सोसाइटी को, नेशन को, सेवा भाव। अब क्या वो सेवा भाव का तत्व कम हो गया, जिस तरह से जो ब्यूरोक्रेसी पे इस तरह के चार्जेस लग रहे हैं? देखिए, थोड़ा परिवर्तन हुआ है ब्यूरोक्रेसी में। पहले के ब्यूरोक्रेट से आज भी अगर यहाँ पर देखिएगा, जो नए ब्यूरोक्रेट्स हैं या रिलेटिवली नए ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके एटीट्यूड में बहुत परिवर्तन हुआ है। आप देख सकते हैं, जो पुराने ब्यूरोक्रेट्स थे आज भी लोगों को रिगार्ड करना, लोगों के बारे में सोचना, तो ये देश का कल्चर ही ऐसा बदला है। अगर कल्चर बदलेगा देश का, जहाँ पर ये सर्विस ऐसा है कि एक बहुत महत्वपूर्ण सर्विस है, आईएएस जो कहा जाता है, लेकिन पहले लोग इस तरह से नहीं लेते थे, सेवा के भाव से लेते थे। अब इसको आई एम सेफ के हिसाब से लेते हैं कि आई एम सेफ, हम जो चाहेंगे कर लेंगे। तो ये तो परिवर्तन हुआ है और बहुत तेज़ी से परिवर्तन हुआ है। और हमको लगता है कि जो हमारे देश की व्यवस्था है, इतना पावर दे दिया गया है ना, और इतना पावरफुल बना दिया गया है, और चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब जैसे एक चेक एंड बैलेंस आरटीआई था, आरटीआई को कमज़ोर किया गया। इसी तरह से ओम्बुड्समैन है, इसी तरह से कोई और चीज़ें हैं जो एंटी करप्शन ब्यूरो और बाकी चीज़ें हैं, तो वो मजबूत नहीं हो सके। और लगातार ये कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल रेट्स होते हैं, पॉलिटिकल रेट्स होते हैं। जब होता है तो आप अपने ज़माने में पॉलिटिकल रेट्स कराते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। संस्थाओं को ऑटोनमस होना चाहिए और करप्शन को कंडेम करना चाहिए। अभी लोग, बहुत बड़ा मकान बन गया, बहुत गाड़ियाँ अगर हैं तो उसको लोग अप्रिशिएट करने लगे हैं समाज में। पहले अगर होता था तो लोग उसको खराब निगाह से देखते थे।
शक के निगाह दे सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं मानते थे। अब जो लोग ऑनेस्ट हैं उनको बेवकूफ़ कहा जा रहा है। तो ये जो कल्चर का जो परिवर्तन हुआ है, ये बहुत भारी परिवर्तन है देश में। और स्वतंत्रता के बाद हमको लगता है धीरे 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 अभी ये पीक पर पहुंच गया है इस तरह की चीज। जो रेड पड़ा डे वन से, अगर पॉलिटिकल बयानबाजी को देखें तो ये कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उसका मिसयूज है। ये उन पर उनके इमेज पर इस तरह का आरोप लगना उनको तो कमजोर करता होगा कहीं ना कहीं। ये क्या उनकी सेहत के लिए, आने वाले दिनों के लिए बेहतर मानते हैं? नहीं, ये सही नहीं है। जो भी इस तरह की एजेंसीज हैं उसको ऑटोनमस होना चाहिए, और अगर वो ऑटोनमस नहीं होंगे और सरकार के विंग के रूप में काम करेंगे तो हमेशा इस तरह के चार्जेस लगते रहेंगे। ऐसा क्यों होता है कि जो आदमी सरकार में होता है उस पर रेड नहीं होता है, सरकार के बाहर जाने के बाद रेड होता है? कई उदाहरण हैं। तो ये तो सही नहीं है। चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, उसका प्रयोग उसको ऑटोनमस बॉडी के रूप में देना चाहिए, और उसको एक स्वतंत्र इकाई जैसे हमारी जुडिशरी है उस तरह की स्वतंत्र होनी चाहिए। और हमारे पास जुडिशरी है ना उसको देखने के लिए, अगर कोई गलती होती है तो हमको लगता है। और दूसरा है कि इतना ज़्यादा अभी भी लोग कहते हैं कि हर मामला जो आता है सीबीआई को दे दिया जाए, तो सीबीआई ओवरबर्डन्ड भी है और आदमी नहीं है। तो लोगों का विश्वास तो है, कोई भी कांड होता है तो लोग कहते हैं कि सीबीआई, लोग रिकमेंड करते हैं, लोग कोर्ट जाते हैं कि इसको सीबीआई को दे दिया जाए। इसका मतलब है कि ऐसी संस्थाओं पर आम आदमी का विश्वास है, आज भी विश्वास है। तभी ना लोग कचहरी जाते हैं, कोर्ट जाते हैं और कहते हैं कि नहीं इसको दिया जाए। जैसे अभी भी 3 PIL चल रहे हैं, उसमें यही है ना कि सीबीआई को हैंड ओवर किया जाए इसको, पूरे केस को, सो दैट। तो इसका मतलब है कि संस्थाओं पर विश्वास है, पॉलिटिकल जो भी मड स्लिंगिंग हो, लेकिन इन संस्थाओं पर विश्वास है लोगों का। पूरे प्रकरण में हम लोगों ने नोटिस किया है कि ये आरोप प्रत्यारोप और रेड के बीच में जो झारखंड के असली मुद्दे हैं, जल जंगल जमीन के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे, हमारे यहाँ बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ रही है, अभी बहुत मुश्किल से 7 JPSC कंडक्ट हुआ है, वो भी उस पर भी फेयर नहीं है, वो 10 तरह के चार्जेस लग रहे हैं। तो हमारे जो असल मुद्दे वो गौण हो गए हैं। इससे तो झारखंड बनने का जो उद्देश्य है वही इनकम्प्लीट हो जाएगा। सही बात है, सही बात है। देखिए, झारखंड बना था कुछ उद्देश्य से, और उसमें था कि एक तो खनिजों की लूट बंद होगी, ये जो प्राकृतिक साधन है वो लोगों के लिए प्रयोग में आएंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और अभी भी वो जकड़न जो झारखंड बनने के पहले थी वो जकड़न भी होगी। हमने कहा जैसे कि लोग बदल गए हैं, तो जो मुद्दे बेरोजगारी के हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, तो हमको लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं देश के, वो भी भटका रहे हैं, और वो भी लगातार भटका रहे हैं कि इन मुद्दों पर लोगों को डिवाइड यहाँ पर किस चीज़ पर किया जा रहा है। 1932 का खतियान इम्पोर्टेंट हो गया, और अभी तो वो भी गॉन हो गया। भाषा का आंदोलन था, तो जो एक बन रहा था आइडेंटिटी का सवाल, झारखंडी आइडेंटिटी का सवाल, वो महत्वपूर्ण हो गया। लेकिन झारखंड में जो लूट बचा हुआ है, और आज से लूट नहीं बचा हुआ है, ये झारखंड बनने के पहले से लूट बचा हुआ है। प्राकृतिक साधनों का दोहन, प्राकृतिक साधनों का खराब होना, पीने का पानी नहीं होना, स्वास्थ्य और नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ये सबसे खराब राज्यों में एक आता है, इतना धनी होने के बाद। तो उसकी चिंता नहीं है, उसकी चिंता नहीं है कि कैसे धान की फसल अच्छी हो, उसकी चिंता होनी चाहिए। तो हमको लगता है कि ये तो पॉलिटिकल नेतृत्व और जो दूसरे लोग भी हैं जो कि पॉलिटिकल नहीं हैं, उनको सामने आना चाहिए, कहीं कि छोड़ देना सही नहीं होगा। जो सामने आएंगे लोग, जिसको काउंटरवेलिंग फोर्स कहते हैं, जो सिविल सोसाइटी है, यहाँ का नागरिक समाज क्या कर रहा है। अगर पॉलिटिकल गलती हो रही है तो नागरिक समाज को सामने आना चाहिए, कहना चाहिए कि जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, और हमको सामने खड़े हैं, इन सवालों पे बात करो। झारखंड इसके लिए नहीं बना था, उसके लिए चैलेंज करना होगा कि झारखंड बना था इन चीज़ों के लिए। तो ऐसे लोग जो झारखंड आंदोलन में थे, जो मार्जिनलाइज्ड हो गए हैं, जो अपने को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं, उनको सामने आना होगा, कहना गा कि झारखंड या तो नहीं, ये बोलना। लास्ट क्वेश्चन सर, जो ये चार्जेस करप्शन के लगे हैं, पर्टिकुलर एक अधिकारी पर लगे हैं, लेकिन ओवरऑल जो नुकसान है झारखंड की इमेज को हुआ, उससे किस तरह उबरा जा सकता है? बहुत मुश्किल है, इसलिए कि जब भी मधु कोड़ा के ज़माने से लेकर आज तक इसको लोग करप्ट स्टेट के रूप में देख रहे हैं, हाईली करप्ट स्टेट। और वो इमेज जो है सो बहुत ख़राब करता है 2-3 चीज़ों में। एक तो आपका इन्वेस्टमेंट कम आएगा, एक तो पब्लिक परसेप्शन खराब हुआ तो इन्वेस्टमेंट आपको कम आएगा। देखिए 2-2 बार मोमेंटम झारखंड हुआ, कितना इन्वेस्टमेंट आया? नहीं आया इन्वेस्टमेंट, क्योंकि लोग जान रहे हैं कि वहाँ जाएंगे तो पैसा खर्च करना होगा, डिलेड होगा। तो अगर ब्यूरोक्रेसी में इस तरह का इमेज आता है तो राज्य के लिए लंबी अवधि में खराब होता है। और दूसरा है कि राज्य के लीडरशिप के बारे में
लोग चिंता करना खत्म कर देते हैं और उसको मजाक और उपहास का विषय मानते हैं। बिहार को देखिए, बिहार के हालात वही हुए। बिहार कुछ भी करे, लेकिन बिहार के भी हालात वही हुए, झारखंड के भी हालात वही हुए। और ऐसे राज्य आगे की ओर नहीं जा पाते हैं जहाँ इस तरह का परसेप्शन आ जाएगा। ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी दोनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है चेंज करने की। परिवर्तन में पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका विजन, वो राज्य को कहाँ ले जाना चाहते हैं, और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनका काम होता है, दायित्व होता है कि उसको ट्रांसलेट करें। तो अगर इस तरह का नहीं होगा इमर्ज, अगर ब्यूरोक्रेट्स अपने हिसाब से लग जाएंगे और पॉलिटिकल पार्टी जो पॉलिटिकल्स है वो भी लग जाएंगे, तो ऐसा कहा जाता है ना कि ब्यूरोक्रेट्स आर लाइक हॉर्सेस, यू शुड नो हाउ टू कंट्रोल देम। तो वो घोड़े की तरह उनको नियंत्रण अगर आप नहीं कीजिएगा तो कहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रहा है? पॉलिटिकल ये का पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल मैच्योरिटी, कि अगर हम आंदोलन से आए हैं तो इसको बदल के रखेंगे और जिन चीज़ों के लिए आए हैं तो वो मादा होना चाहिए। तो अगर वो मादा नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है, और झारखंड के लिए भविष्य तो बहुत अच्छा नहीं दिखता है जो चीज़ें चल रही हैं। एक आखिरी सवाल, क्योंकि ये सारा प्रकरण मनरेगा घोटाले से जुड़ा हुआ है, आपने कहा कि सोशल ऑडिट भी कमजोर हुआ या नहीं हो के बराबर हो रहा है, क्या लग रहा है जानबूझकर मनरेगा को कमजोर किया जा रहा है? ये जानबूझ के किया जा रहा है मनरेगा को, क्योंकि मनरेगा में जो करप्शन है, और जो करप्शन, देखिए मनरेगा एक पहला कार्यक्रम है जो कहता है कि सोशल ऑडिट मैंडेटरी है, तो उसको सोशल ऑडिट होने से बहुत जगह रिकवरी होता था, और तो उसमें लीकेज करने के लिए और उसको कमज़ोर करने के लिए, क्योंकि मनरेगा के फ़ायदे लोगों को मिल रहे थे, तो वो फ़ायदा न मिल पाए अभी तक, और उससे लाभ, क्योंकि करप्शन उसमें बहुत ज़्यादा है, हो बढ़ते जा रहा है। और तो मनरेगा का एक घोटाला देखा गया, केवल यही नहीं था, पाकुड़ में भी और बाकी जगह भी इस घोटाले में लोग रहे हैं। तो जब तक कि सोशल ऑडिट नहीं होगा, सोशल ऑडिट को बहुत कमज़ोर कर दिया गया है। और अभी तो एक वर्ग कह रहा है कि सोशल ऑडिट जो है सो ब्लैकमेलर है, ये लोग, ये भी किया जा रहा है। और सोशल ऑडिट के जो यहाँ पर ये हुआ करते थे उनको इस्तीफा भी देना पड़ा, और सोशल ऑडिट हो नहीं रहा है। तो सोशल ऑडिट को कमज़ोर करना डिलिबरेट है, नहीं तो ये बड़े घोटाले उसमें पकड़े जाते हैं। और जो एक्चुअली ये घोटाला शुरू भी हुआ है तो विसिल ब्लोअर ने ही ना कहा कि भाई ऐसा हो रहा है, 60-40 होना चाहिए, ये मटेरियल होना चाहिए 40% और 60% वेज होना चाहिए। आप इसको पलट देते हैं और आप उपायुक्त के रूप में पलट देते हैं इसको, जो कि इलीगल है। तो कोई कार्यकर्ता आता है सामने, कोई एक्टिविस्ट आता है और वो लेके आता है, ये सोशल ऑडिट के प्रोसेस से नहीं, कोई आके लेके आ रहा है और वही जाता है पीआईएल में, वही एफआईआर भी वही लोग करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वाइब्रेंट तो है, ऐसा नहीं है कि करप्शन हो रहा है तो लोग छोड़ दे रहे हैं, लड़ तो रहे हैं लोग। अब है कि इस लड़ाई का क्या परिणाम हो, क्योंकि अगर 3 पीआईएल नहीं होते तो शायद ये सब नहीं हुआ होता। एक छोटा सा क्वेश्चन याद आ गया, क्योंकि अब कुछ देर पहले भी टाना भगतों से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अगर उनका अपना मंतव्य है, मानना है कि अगर 5th शेड्यूल एरिया में आदिवासी स्वशासन व्यवस्था लागू हो जाता है, उसके अंश भी अगर लागू हो जाते तो इस तरह के करप्शन के मामले हमको देखने को नहीं मिलते। देखिए बड़ा कठिन है कहना, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में 6 शेड्यूल लगा हुआ है और वहाँ भी 6 शेड्यूल में जो लोग हैं वो उतना ही करप्शन के चार्जेस आते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उस पर भी करप्शन के उतने चार्जेस है। वहाँ भी जैसे कि मेघालय में कोयले की लूट बनी हुई है, कोयला जो है सो वहाँ तो राइट होल माइनिंग होता है, इलीगल माइनिंग, तो उन लोगों ने ज़मीन दे दी है। जब तक कि ट्रू सेंस में हमको एक सेंस एंड अचीवमेंट की 5th शेड्यूल कह देने से नहीं होता है। 5th शेड्यूल बहुत एस्पिरेशनल है, लेकिन ऑपरेशनल तभी होगा जबकि डिसेंट्रलाइजेशन हो और सही हो। सही में क्या माइनर मिनरल्स आप देते गांव सभाओं को, क्या वहाँ करप्शन नहीं होगा? चेक्स एंड बैलेंस की ज़रूरत है। तो ये थे शिक्षाविद प्रोफेसर रमेश शरण सर, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि झारखंड के इमेज को सबसे बड़ा धक्का लगा है और इससे झारखंड के आने वाले इन्वेस्टमेंट को, निवेश को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हम अभी तक केवल इसके पॉलिटिकल बैकग्राउंड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, करप्शन चार्जेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचरिस्टिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये आने वाले दिनों में बहुत बड़ा नुकसान यहाँ के लोगों को उठाना पड़ सकता है। लिहाजा अब कोशिश ये होनी चाहिए कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं या जो अपोजिशन में भी है, कम से कम
मिल बैठ करके इस तरह के समस्याओं का निदान करने की कोशिश होनी चाहिए। कम से कम जो इमेज बिल्डिंग है उसके लिए एटलीस्ट मिलकर काम किया जाए। बाकी सत्ता को लेकर जो उठापटक होती है वो कीजिए, लेकिन इमेज बिल्डिंग को लेकर एटलीस्ट एक मंच पर आने की जरूरत है। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची से न्यूज बाय स्कोप के लिए शहनवाज।